ठीक है, हाँ ये ठीक है। ओके ठीक है। आई थिंक हम शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समबडी, राइट? तो यार सर बस हम। 1 मिनट दे दो बस। मैं लॉग इन कर लेता हूँ बस। कोई नहीं, तब तक तुम लॉग इन कर लो, हम बातें ही कर रहे हैं, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना? तो जनरली ना जब हम आपस में बात करते हैं कि यार कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए और हमारा कितना गोल होना चाहिए, राइट? तो उसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब कितना पैसा चाहिए होगा हमें फ्यूचर में, या आज हमारे पास कितना है। तो वो कैसे पता लगेगा? पहले तो मतलब आप इन्वेस्टिंग तभी करोगे ना जब आपका कोई गोल होगा यार, आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करोगे। एक मिनट में इसको कॉल करता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे पीछे बहुत दिन से पड़ा था, तो मैं म्यूट पे बोल रहा था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोग शायद इधर उधर होते हैं यार वीकेंड पे, तो इसी तरह से प्लान नहीं होता। प्लान तो खैर कभी भी नहीं होता यार, कभी कोई ना कोई रहता है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि भाई हमारे पास है कितना, दूसरा हमें चाहिए क्यों और किस लिए चाहिए। क्या आपने कहीं कोई ट्रैकर बना रखा है या कोई सीट है या आपने कहीं लिख रखा है कि आपका गोल क्या है फाइनेंशियली? अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको पता ही नहीं है कि आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए। तो ये सीट मेरे पास बहुत पहले से है, 2017 से है। कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे आज भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस बंदे ने ये सीट बनाई है वो कोई मास्टरमाइंड रहा होगा फाइनेंस का। और चीज़ें कुछ लॉजिकल है, कुछ मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है इस सीट में। बट एटलीस्ट आपको एक विजिबिलिटी आ जाएगी कि यार मेरे पास कितना पैसा है, और मेरे को ना फ्यूचर के लिए जो मेरे गोल है, फॉर एग्जांपल किसी का गोल होगा कि भाई गाड़ी खरीदनी है, या किसी के एक बच्चा होगा उसको यूनिवर्सिटी भेजना है, उसका एडमिशन कराना है, या शादी करनी है, या आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, राइट? या आप सोच रहे हो भाई मेरे को 5 साल बाद रिटायर होना है या 10 साल बाद रिटायर होना है, नई जॉब करनी है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए उसको मीट करने के लिए, है ना? और और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब से करना चाहिए। भाई अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई 20 साल से ये चीज़ ट्रैक कर रहा होगा, 20 ईयर्स में जब रहा होगा, 20-25 ईयर में, अगर वो सही इन्वेस्टिंग कर रहा होगा तो कर रहा होता तो उसको 40 साल के बाद जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? बट मोस्ट ऑफ अस, हमें ना इंडिया में होता क्या है कि ज़्यादातर ना हम लोग इन्वेस्टिंग करते नहीं है। हम जितना पैसा आता है उसको स्पेंड करते हैं। और हमारी जनरेशन में एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी जनरेशन में, हमसे पहले वाली जनरेशन या पीढ़ी का क्या था, उनका लिमिट था कि यही गोल होते थे और वो अपने खर्चे भी उसी हिसाब से करते थे। हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हमें पैकेज मिलते जाते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते जाते हैं। वो ईएमआई घर का हो, कार का हो, या बच्चों की एजुकेशन हो, तो पता ही नहीं चलता यार कितना पैसा हम कमा रहे हैं, कितना कहाँ जा रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है ये जो सीट है, ये सीट हमें थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। और एक बार आप इस सीट को भरोगे ना तो रियलिटी थोड़ा बहुत पता लगेगी कि आप हो कहाँ और आपको करना क्या चाहिए, राइट? तो एक बार ट्राई करते हैं। हो गया अभी। इस सीट में हाँ मैं ज्वाइन कर लिया। हाँ प्रतीक, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी ज़्यादा शुरू नहीं हुआ, हम एक सीट भर रहे हैं। और उस सीट में ये पता करेंगे हमारे पास अभी पैसा कितना है और हमें फ्यूचर में हमारे गोल क्या है और उसको मीट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, है ना? हम्म। हाँ ठीक है। लेकिन ये मैं एक्सेल फोन से सीट कनेक्ट हुआ, मैं ये लैपटॉप नहीं एक्सेल हूँ। सीट सबको मैं भेज दूंगा, मेरे को चैट पे ना अपने ईमेल डाल देना है एक बार। तो ठीक है ठीक है। मैं एक बार सोच रहा था व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊं, फिर मैंने सोचा यार देखो मेरा कोई इसमें ये मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ कि ठीक है, मुझे अच्छा लगता है किसी को एडवाइस करने के लिए।
ना मैं कहीं कोई रेफरल देता हूँ कि हाँ ठीक है मेरा रेफरल ले लो भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों के 200-400-500 रुपए से। बिकॉज अगर आप सही इन्वेस्टर हो ना तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। मैं क्रेडिट कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं लेता, फ्यूल पे इस पे उस पे, वो मेरे को ना उस चीज़ में मैं क्यों अपना माइंड घुमाऊं जब मेरे पास और चीज़ें हैं करने के लिए। रेफरल मतलब मेरे को बहुत छोटी चीज़ लगती है बजाय कि मैं अपना टाइम इन्वेस्टिंग में यूटिलाइज करूं। तो चलो शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले मैं अगर बोलूं कि भाई अगर ऑन एन एवरेज एक बंदे के पास अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े ही रहते हैं सेविंग में, है ना, यही होता है हम सबके पास। और एक अगर मैं पीएफ की अमाउंट की बात करूं तो 15 लाख रुपए हो जाने चाहिए अगर आप 10-15 साल से नौकरी कर रहे हो। तो ये हमारे पास एक हमारे एसेट्स होते हैं। हो सकता है आप लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि 5 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड कोई कर रहा हो। कर भी रहा होगा हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट सर एवरेज की बात हो रही है। 5 लाख एज एन टोटल और टोटल। ईयरली? टोटल अभी तक का। अभी तक, अभी तक ओके का, ठीक है, है ओके। ना, अभी तक का ओके। आप सर आपके पास म्यूचुअल क्या। हाँ। सर म्यूचुअल फंड इन द सेंस ऑफ एसआईपी, राइट सर? कुछ भी हो जो अभी तक हो चुका है आपका, मतलब जो अभी तक आपके पास ओके। है ना। ये नहीं कि आपने सिप कर रखी है 2 लाख की तो वो होने वाली है या होगी, दैट इज नॉट द कंसर्न। कि आपके पास क्या है अभी, है ना। अब जैसे शेयर किसी ने खरीद रखे हैं, हो सकता है आपके पास 2 लाख रुपए के शेयर हो। ये अमाउंट आप अपने हिसाब से ना डाइवर्सिफाई करोगे जो आपका एक्चुअल है। सपोज करो आप किसी के पास 10 लाख रुपए की एफडी हो यार, तुम एफडी में डाल दो उसको, है ना। तो बस एक ट्राई है कि मतलब किसी बंदे के पास अगर पैसा होगा तो कितना होगा। डायरेक्ट इक्विटी ये मुझे ज्यादा, इंश्योरेंस में हो सकता है किसी ने 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, लेकिन उसका कितना प्रीमियम जा चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मतलब 27-28 लाख रुपए होंगे अगर आप 10-15 साल से काम कर रहे हो इस हिसाब से, है ना। पीएफ पीपीएफ सब मिला के सेविंग अकाउंट या आपका म्यूचुअल इक्विटी, गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा तो मैंने इधर पीपीएफ या इधर ही कहीं आप उसको एडजस्ट कर लेना। जैसे इधर गोल्ड है, किसी के पास 2 लाख रुपए का गोल्ड है, या प्रॉपर्टी है भाई किसी के पास, फॉर एग्जांपल आपका फ्लैट है। मैं उसका एक रफली आइडिया लगाता हूँ 30 लाख रुपए का फ्लैट होगा। 3 करोड़ तो नहीं हो गए, है ना, पर 3 करोड़ हो गए। 3 करोड़ हो गए, ठीक है। तो मतलब आपके पास अभी टोटल एसेट्स ये हैं जो आपके पास फिजिकल हो, चाहे गोल्ड में हो या कुछ भी हो। बट थोड़ा सा फिजिकल ये हाउस एंड प्रॉपर्टी में ना मैं थोड़ा सा वो रहता हूँ, मतलब इस सीट के अकॉर्डिंग मैं इतना मानता नहीं हूँ इसको। अगर मैं जीरो भी करूँ तो ज़्यादा रियलिटी तो ज़्यादा यही आएगी, क्योंकि कोई अगर फ्लैट लेता है तो उस पर्पज से नहीं लेता कि मेरे पास कोई अगर कोई मेरी सिचुएशन खराब होगी तो मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा। बेच के निकल के जाओगे कहाँ, दूसरा फ्लैट खरीदोगे, है ना। तो वो होता नहीं है, पर फिर भी डाल दो कि आपके पास एसेट्स कितने हैं। फिर आपकी एनुअल इनकम क्या है। ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ कि 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है, ठीक है। और आप इंक्रीमेंट सर कम अगर, पे बताओ, कम पे बताओ। तो मैं अपने हिसाब से कर लेना। मैं अभी अभी सिर्फ सीट भर रहा हूँ, सब अपनी अपनी सीट भरेंगे। ओके। ठीक है। और मैं सोचता हूँ 3% की ग्रोथ मिलेगी मुझे पर एनम। किसी की वाइफ अगर जॉब कर रही है तो वो यहाँ भर सकता है ना। फिर आपके पास लोन हो गए, किसी ने फ्लैट बुक कर रखा होगा या करने वाला होगा, है ना। तो आपके पास टोटल लोन, मैं अगर सपोज करूँ 30 लाख रुपए का लोन है, या 30 लाख बहुत ज्यादा हो गया, 20 लाख रुपए का लोन है, तो आपकी नेट वर्थ क्या आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी, है ना। ये आपकी नेट वर्थ है एक्चुअली में ना। ओके। मैंने कुछ कहीं कुछ नंबर अलग गलत फीड कर लिए हैं, हो सकता है मैं फिर इसको दोबारा कर लेता नहीं हूँ। नहीं सर, सही तो है। वो हाँ। तो इनकम अच्छा, ये आज के नेट हिसाब से लेके नेटवर्थ है, चल रहा ओके है ना। सॉरी, सर वो है ना। ठीक है, एग्जाम्पल के पर्पस पे समझ आ गया, ठीक वो है ना। रिकॉर्डिंग से आ अब जाएगा वैसे भी हम समझ। अब तुम अपने सही वैल्यू डालोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मंथली एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मेरा 6 लाख रुपए का, सॉरी 50 हजार रुपए का मंथली एक्सपेंस है, बच्चों की फीस मिला के सब कुछ वगैरह, ठीक है। 6 लाख रुपए मेरा एनुअली हो गया। अब मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस है, पीपीएफ करता हूँ मैं, वो सब चीज़ें अपार्ट फ्रॉम योर पीएफ वगैरह। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, चलो मेरा एक मंथली कमिटमेंट है 5 हजार रुपये का, मैं इंश्योरेंस करता हूँ। ठीक है, तो मेरे 60 हजार रुपये हो गए। तो मेरा 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 इनकम है इसके हिसाब से 20 लाख रुपए, और मेरा जो खर्चा होता है साल में इतने का,
हो सकता है किसी का ज्यादा हो, 50 पे नहीं होता हो, है ना। तो ईएमआई वो अलग है। मेरे पास एनुअल जो सरप्लस है, मतलब इतने 13 लाख रुपए मेरे पास बचते हैं अपने खर्चे वगैरह सब करने के बाद। सबका अलग अलग हो सकता है, पर इस सीट को केयरफुली भरना कि आपके पास आज है क्या, आप कितना कमाते हो, कितना परसेंट आपका ग्रोथ है। हो सकता है कि एवरेज निकाल लेना 5 साल की, आपको पिछले 5 साल में क्या ग्रोथ मिली है एक्चुअली में, या होने वाली है ना। कई बार होता है कंपनियां 0% ग्रोथ देती है, कई बार होती है 10% मिल जाते हैं, और एवरेज 3-4% की ग्रोथ मिलती है अगर आप सेम कंपनी में स्टक हो तो, या 5% की। लोन किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं लो हो सकता है। लोन कई तरह के होते हैं, हाउस लोन है आपके पास, कार लोन है, पर्सनल लोन है, इस तरह के। तो आपको निकलेगा एट द एंड इस सीट में कि आपके पास क्या एसेट है आज की डेट में, और आपके पास सरप्लस कितना है एनुअली, कितना पैसा आ रहा है। और फिर आपकी रेटिंग देगा ये यहाँ पर। मतलब आप इस सीट को जब थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा क्या है, मतलब कितना परसेंट आपके पास लिक्विडिटी, कैश कितनी है, क्या है भाई, आप इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लायक ही नहीं हो तुम। हो सकता है कोई सैलरी आ रही हो 10 लाख रुपए और सारा उड़ा रहा हो, 6 लाख रुपए का खर्चा, बचा कुछ भी नहीं। तो ये सीट आपकी करंट सिचुएशन के लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ईयर और नाम डाल देना। फिर आपकी लाइफ सीट आ जाएगी। इस लाइफ सीट में मोटा मोटी 2 बच्चे तो सबके होते हैं। इन सबको आप खुद ही पढ़ लेना, ये आपका पीछे से कैलकुलेट होते आती हैं। जैसे ये मंथली एक्सपेंस मैंने वहां पर बताया था 50,000 रुपये का है, फिर एनुअली ये है ना। ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आई। ये मेरे ख्याल से इस करंट सिचुएशन के हिसाब से निकालता है क्या है आपकी। इसलिए मैंने बोला था ये जिसने सीट बनाई है वो बहुत मास्टरमाइंड रहा होगा, मुझे भी इतना फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। तो अब क्या है, अब एक्सीडेड इंटरेस्ट रेट, मतलब ये आपका आपके पास जो एसेट है ना उसको किस स्पीड से बढ़ेगा। मतलब 5%, आप कुछ भी इन्वेस्ट करो, एफडी करो, वो करो, एक नॉर्मल इंटरेस्ट इन्फ्लेशन, ये एक्सीडिंग इंटरेस्ट रेट 5% का होता है। अब आगे हम सपोज करो मेरे पास चाइल्ड है, एक पहला चाइल्ड है A1 और दूसरा है A2। उनकी एज है, एक 5 साल का और एक है, चलो एक 10 साल का है और एक 5 साल का, 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। उनकी अभी आज की अगर मैं कॉस्ट बोलूँ, मुझे कॉलेज भेजना होगा तो मुझे 20 लाख रुपए की खर्च करनी होगी उसके लिए, मिनिमम। सोच कुछ भी सकते हो, कोई सोचता है कि एमबीबीएस कराऊंगा, इंजीनियरिंग कराऊंगा, बट ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए तो लगते ही हैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। सिमिलरली दूसरा चाइल्ड है, चलो मैं आज की जो कॉस्ट है, जो आज की डेट में कॉस्ट है उसकी भी 2 लाख डालेंगे मैंने, चलो 20 लाख रुपए है कॉस्ट। दूसरे चाइल्ड की भी वही है। अब पहले चाइल्ड का, अब वो 10 साल का है ना। तो आज अगर वो सपोज करो क्लास 6 में है तो उसको 6 साल बाद वो कॉलेज में जाएगा, और दूसरा चाइल्ड उससे 5 साल और कम कर लो, 11 साल बाद कॉलेज में जाएगा। अब इंक्रीज क्या होती है, जो जनरली एक एजुकेशन की क्या इंक्रीज होती है, 5% का इंक्रीमेंट होता है हर साल, राइट। तो फ्यूचर में 10 साल बाद जब आपका बच्चा कॉलेज जा रहा होगा, अगर उसको 20 लाख रुपए आज चाहिए तो उसको चाहिए होंगे 26 लाख रुपए 6 साल बाद। दूसरे बच्चे के लिए आपको चाहिए 34 लाख रुपए, राइट। तो मतलब इससे ये हमें पता लगता है कि चलो ठीक है भाई, एक बच्चे को आपको आज की डेट में जितना पैसा आज देना पड़ रहा है ना, तो फ्यूचर में क्या देना पड़ेगा। अब दूसरा आ जाएगा वेडिंग का। सपोज करो आप, पहला आपकी गर्ल चाइल्ड है, अगर आप 20 लाख रुपए खर्चा करना चाहते हो उसकी वेडिंग पे, और 7% का ऑन एन एवरेज हमारे पास, सपोज करो कितना ईयर, 10 साल, मैं इसमें 15 साल की डाल देता हूँ, इसमें 15-25 साल, या चलो 17 साल बाद आप उसकी मैरिज करोगे। और दूसरा आपका बॉय है तो चलो आपने 15 लाख रुपए का डाला, और आप इसको 17, और आप इसको चलो ठीक है 20 साल बाद इसकी शादी करोगे, 5 साल का है तो, या 22 साल बाद। अब हमारा जो एक क्या बोलते हैं उसको यार, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्ट बढ़ती है, राइट। तो 7-8% की रहती है ऑन एन एवरेज, चलो 6% की इन्फ्लेशन रहती है हमेशा एवरेज। तो आपको जिस बच्चे की शादी पे 20 लाख रुपए लगाने थे आज, 17 साल बाद आपको उसको 53 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर 15 लाख वाले की तो आपको 54 लाख रुपए 22 साल बाद लगाने पड़ेंगे, 6% के हिसाब से, अगर इन्फ्लेशन रहा तो। और रियलिटी है यार, ये आप गोल्ड का रेट देख लो,
या आप 10 साल पहले जहाँ थे, आप सोचो ना आपकी सैलरी कहाँ थी या कितने खर्चे में काम चल जाता था। आज नहीं चलता ना। तो ये आपको रियलिटी दिखाएगा कि ठीक है, आप आज की डेट में जो पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो 17 साल बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे टोटल 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा अपनी लाइफ में ये सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। अब दूसरा यहाँ पर नीचे है कि चलो आपका लाइफ इंश्योरेंस कितने का है, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता। चलो मैं बोलता हूँ मैंने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, क्या वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है अगर इस हिसाब से चलेंगे तो ये आ गई हमारी लाइफ वर्कशीट। इसको भी हम भरेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारे गोल क्या है। जनरली 2 ही गोल डाले हुए गए गए हैं इसमें, बाकी तो अलग गोल हो सकते हैं किसी के। उसके हिसाब से तो सीट बनी नहीं है, उसके हिसाब से शायद आगे आएंगे। ठीक है। फिर ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा कि भाई आपके जो अभी करंट एसेट है ना वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से आपने रखा हुआ है ना लिक्विड, किसमें कितना पैसा डला हुआ, वो आ रहा है इधर करंट सिचुएशन से जहाँ भी हमने ये बताया था। इसको भी छोड़ देते हैं, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अब आते हैं हम, वही सेम सिमिलर चीज़ यहाँ पर आ गई है। A1 मेरा पहला चाइल्ड है। कॉस्ट पर टुडे, सॉरी नेम, ये खुद ही उठाना चाहिए था इसको पर उठाया नहीं। ठीक है। और इसकी कॉलेज हमने डाली थी 10 ईयर के बाद। ये दोबारा भरनी पड़ रही है लेकिन ऑटोमेटेड आनी चाहिए थी। हो सकता है बेचारा फार्मूला लगाना भूल गया होगा। कॉस्ट एज पर टुडे कॉलेज की हमने 20 लाख रुपए डाली थी यहाँ पर। और इसके मास्टर के लिए हमने 5 लाख रुपए डाली है। ठीक है, 5 5 लाख रुपए तो डालोगे ही, मास्टर डिग्री करवाओगे तो। फिर वेडिंग के लिए हमने इसका 20 लाख रुपए डाला था। अब भाई एजुकेशन में जनरली 5% का इंक्रीमेंट रहता है और वेडिंग में 7% का इंक्रीमेंट रहता है। दूसरे का पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है यार, आ जाना चाहिए था ऑटोमेटिक। 1 मिनट है। 10 ईयर एंड 5 ईयर। इसमें आप इन्फ्लेशन बढ़ा के भी एंड वाले उसमें ना चेंज हुए वैसे अमाउंट। हाँ कुछ यार ये सीट में फॉर्मूले गड़बड़ हो गए। हम्म। और दूसरे का मैंने 5 ईयर डाला था, किस में कह रहे हो आप? अच्छा ये नीचे ऊपर वाले में तो हो गया ना। नहीं, ऊपर वाले में भी नहीं हुआ, जो आपने अमाउंट डाले इन्फ्लेशन के बाद भी वही का वही शो हो नहीं रहा है ना नहीं, सर। ये नीचे देखो, ये इधर। अच्छा। हाँ वही तो, वही का वही तो है, इन्फ्लेशन के अरे बाद भी सेम है। ओके ओके ओके, हाँ सही है। नंबर ऑफ ईयर नहीं डाले यार मैंने शायद इधर ना। इधर मैंने, अगर मैं इधर जाऊंगा यस तो नंबर यस ऑफ यस ईयर यस 10 यस। हो गए इसके। 10 साल बाद मुझे कॉलेज के लिए चाहिए, 13 साल बाद मुझे राइट 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 राइट। मास्टर्स के चाहिए, और वेडिंग ठीक के है हो गया। लिए चाहिए मुझे 17 साल बाद। ये सीट दोबारा भरनी पड़ रही है पर एनीवे। फिर आगे हम 11 साल बाद इसको चाहिए कॉलेज के लिए, और वही कोई 14 साल या 3 साल 14, और देन 22 साल बाद मुझे इसकी वेडिंग के लिए चाहिए। 5% की इन्फ्लेशन इधर भी है और 7% की इधर है ना। तो ये सीट भी बदलेंगे हम, मतलब दोनों चाइल्ड के लिए कि हमारे क्या क्या गोल है उनके लिए, कॉलेज के लिए, मास्टर्स के लिए एंड वेडिंग के लिए। ये प्राइमरी गोल है। आपके और भी गोल होंगे तो आप यहाँ भर सकते हो इसमें। राइट, उसी तरह से उसका रहेगा इंटरेस्ट। फिर ये सीट वो आपने जो भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी आपकी। अब ये आपको क्या दिखाएगी कि भाई आप, आज की करंट वैल्यू ये है पहले चाइल्ड के लिए 20 लाख रुपए, हमारे 10 साल का गोल है, और उस गोल को मीट करने के लिए तब उस टाइम पे उसकी कॉस्ट हो जाएगी 32 लाख रुपए की। अभी हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने हर महीने अगर मैं 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके कॉलेज जाने के गोल के लिए, फिर भी मेरे पास इतना इतना 32 लाख रुपए की जरूरत और पड़ेगी अगर मैं 2,000 रुपये डालता हूँ तो एक बच्चे के लिए। तो इस सीट को सही से समझ लेना, इससे समझ में आ जाएगा कि भाई जो आपका फ्यूचर में इस 20 लाख रुपए, जो उसकी कॉलेज जाने की कॉस्ट है 32 लाख रुपए, उसको मीट करने के लिए आपको कितना अमाउंट और चाहिए होगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये अभी अगर हम इस तरह से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, या तो आप लमसम कर दो। मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैंने 5 लाख रुपए अभी कर लिए भाई, 8% के हिसाब से मिलेंगे मुझे। ठीक है। मेरे पास पड़े थे कितने रुपए, 30 लाख रुपए। मैंने क्या किया, सारे 6 गोल्स में उसको डिवाइड करके डाल दिया, है ना।
तो उस तरह से वो हो जाएगा। मतलब अभी आपके पास, अभी आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, चलो मैं 1-1 लाख रुपए डाल देता हूँ, 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो गए। ये एक्चुअली में, ये जो फिगर आप भरोगे ना, ये थोड़ा सा ये रहेगा, आप कहाँ से भरोगे, जो आपको, एक मिनट है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक्चुअली में, ये इन्वेस्टमेंट से आता है। अगर आप यहाँ करंट सिचुएशन में आओगे ना, तो ये जो आपने कर रखा है ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का, बस जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो किसी गोल के लिए तो किया होगा ना, किस लिए कर रखा है आपने, बस ऐसे ही। अगर बस ऐसे ही किया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे किस गोल को मीट करने के लिए जाएगी, तो उसकी वैल्यू को आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। या देखो, पीएफ को तो मैं हमेशा सोचता हूँ वो हमारा रिटायरल्स है, रिटायरमेंट है। अगर आप पीएफ को सर सोचोगे इस कि, पे ना एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको इंटरजेक्ट श्योर कर रहा श्योर। हूँ बीच में। हाँ मतलब मेरे को एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि आप जो बोल रहे हो गोल बेस्ड, ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को अपने बच्चे के उसके लिए करना है, ठीक है। हाउ वुड आई डिसाइड कि मैं कौन सा लूं, शैल आई गो अहेड विद लार्ज कैप, मिड हाँ, कैप, फ्लेक्सी कैप? तो आएगा, वो जो मतलब जो बेसिक नॉलेज है ना, वो थोड़ा सा आई गेस मिसिंग है, वो बिकॉज भी हमें आएगा। स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, हमने कहीं हम्म, पर नहीं पढ़ा। हम्म। तो मतलब इफ वी कैन गो अहेड एंड टच बेस ऑन दैट एज वेल, दैट विल बी हेल्पफुल। हाँ ठीक है, वो भी आएगा। ठीक है। पर मैं हाँ ठीक है। वो भी आएगा अभी इसमें। अभी करंट हाँ सिचुएशन में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपने वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, वो किसके लिए कर रखी है, किस पर्पज के लिए कर रखी है। समझ गए, आप ठीक है। ऐसे ही ठीक। रफली फिर शुरुआत में डाल दो, ठीक है, मैंने जो इक्विटी है मेरी वहां पर, म्यूचुअल फंड ले रखे हैं मैंने, चलो ठीक। दोनों बच्चों में डिवाइड कर दिया उनके इन गोल्स के लिए। ठीक। हाँ बट जी। ये रियलिटी यहाँ पर पता लगे कि ठीक है, आपको 17 साल बाद या 10 साल बाद कितना पैसा चाहिए होगा, आप कितने पीछे हो अभी। ठीक है, अब हम आएंगे नीचे। हम्म, ये थोड़ा सा मेरे को, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगा, शायद मैं अगले उसमें बात करूंगा, मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो अभी क्या है, ये हमारे रिटायरमेंट की सीट है एक्चुअली में। जैसे अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं 3 लाख रुपए अभी बच्चों की फीस भरता हूँ, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। या लेजर लाइफ में मेरी अभी 5 5 लाख रुपए, 50,000 रुपये, है ना। तो इसको मैं ऐसे ही भर लेता हूँ चिल्ड्रन की। फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए जो हमारा एनुअली हो रहा है ना, उसमें से मैं सपोज करो 2 लाख रुपए मैं बच्चों की फीस वगैरह पे करता हूँ, और 50,000 रुपये का हम कहीं आउटिंग कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, वो सब करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद मेरे जो मेडिकल के खर्चे हैं ना वो बढ़ जाएंगे, 1 लाख रुपए तो साल का रहेगा ही। ठीक है, और फिर मेरा क्या हो जाएगा ट्रैवलिंग में, चलो मैं 0%, 0 रुपए डाल देता हूँ, या हो सकता है किसी के, और पेट्रोल वेट्रोल के मैं भी 0 कर लेता हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, जब मेरा जो ये अभी 6 लाख रुपए का आज खर्चा है ना, वो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ मेरा ये तो हट जाएगा, बच्चों का एक्सपेंस और लेजर लाइफ का हट जाएगा, पर लेकिन 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। तो रिटायरमेंट के बाद मेरा 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, और मैं रिटायर कब होऊंगा, 10 साल बाद। इन्फ्लेशन क्या रहेगी, फॉर एग्जांपल 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन रहेगी, तो फ्यूचर रिटायरमेंट के मेरे जो एक्सपेंसेस रहेंगे ना, वो आज मतलब इतने पैसे होने चाहिए मेरे पास 10 साल बाद रिटायरमेंट के लिए। फिर उसमें एन्युटी है, तो मतलब जो ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मेरे को इतनी समझ में नहीं आई, पर तुम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। इस सीट में मैं इतना जाऊंगा नहीं, पर ये भी एक अच्छा कैलकुलेशन है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, वो आपको यहाँ पर सेट करना होगा। कि आपके पीपीएफ में, जैसे मैंने बोला ना, 15 लाख रुपए का पीपीएफ है, पीपीएफ या पीपीएफ है आपके पास, और आपका ईयरली कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है उस पीपीएफ में, ये 20,000 रुपये, आई डोंट नो, 50,000 रुपये कर लेता हूँ मैं इसको फॉर एग्जांपल। तो उसमें कितना इंक्रीज करोगे आप पर ईयर का, हो सकता है सैलरी बढ़ जाए तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है पीएफ में, और रिटर्न क्या है, 8% के आसपास होता है रिटर्न। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की होगी, मतलब जो पूरा पीएफ होगा वो इतने का होगा हमारा रिटायरमेंट के टाइम पे, लेकिन हमें चाहिए होगा इतना पैसा, है ना। तो इस चीज को समझ लेना कि आप
कितना पैसा अभी खर्च कर रहे हो, आपका रिटायरमेंट अभी पीएफ कितना है, कितने परसेंट इंक्रीज होने की उम्मीद है, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तुम्हें पीएफ पे, तो वो आपको कैलकुलेट करेगा कि भाई आपका जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितनी ज़रूरत है और कितना पैसा आपको और चाहिए होगा। आगे आएंगे हम रिस्क प्रोफाइलर पे। तो अब यहाँ पर ना रिस्क प्रोफाइल बनाता हो आपकी। भाई आप फॉर एग्जांपल आपका पहले ये है कि योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैन डिस्क्राइब एज, आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप अपने पॉइंट डालोगे 3, नहीं है तो लिमिटेड है तो 2। फिर आपके पास आपका गोल क्या है ना, प्राइमरी गोल क्या है। तो हो सकता है किसी का गोल भाई जैसे है कि ग्रो द वेल्थ एज इन्वेस्टमेंट सब्सटेंटली ओवर द टाइम टेकिंग द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क। मतलब आप कितना रिस्क लेना चाहते हो अपने गोल को मीट करने के लिए। रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, आप सस्टेन कर सकते हो अगर 50,000 रुपये हो जाए तो वो 1 लाख रुपए, वो रिस्क है एक्चुअली में। लेकिन अगर आप बोलोगे यार 1 लाख रुपए मैंने कहीं म्यूचुअल फंड में लगाए और वो 90,000 हो जाए, तो यार नहीं मैं तो निकाल लूंगा, मैं नहीं वेट करूंगा। तो ये आपके रिस्क प्रोफाइल है, और ये ना ऐसे नहीं इमोशनली नहीं भरनी होती है, ये भरनी होती है सही में। आप ऐसा कर सकते हो क्या, 1 लाख रुपए मैंने बोला किसी स्टॉक में लगा दे और वो हो गए 50,000 रुपये, क्या करोगे, बैठे रहोगे या आप बोलोगे नहीं भाई अब 50,000 रुपये पे मेरे को रिस्क लेना है और मैं एग्जिट कर जाऊंगा, भले ही वो अच्छी कंपनी हो। तो ये सोच समझ के कि इस सीट को सही से भरना आपकी रिस्क प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, तो भाई कितना अमाउंट आप रिस्क पे लेना चाहते हो, है ना, सिग्निफिकेंटली। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है यार हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छी खासी वैल्यू बन रही है, डबल हो सकता है मेरा पैसा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सीट यही बताएगी आप किस कैटेगरी में आते हो, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, और कितने परसेंट के लिए। जैसे हाई रिस्क, जैसे 20% का प्रॉफिट के लिए आप 5% चली भी जाए मेरी वो वेल्थ या जो भी है अपनी कैपिटल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप इसको भरो। तो इसके हिसाब से आपके पास ये आपके रिस्क प्रोफाइल बन जाएगी, आपको स्कोर मिलेंगे। आप एग्रेसिव ग्रोथ में हो या मॉडरेट में हो, तो फिर आपको सजेस्ट करेगा वो कि भाई इसके एजुकेशन के लिए आपको डेप में कितने डालने हैं। डेप फंड ऐसे होते हैं जो मतलब इतने रिस्की नहीं होते, अगर मार्केट बिल्कुल खत्म भी हो जाए ना तो भी आपको 0% मतलब आपकी वैल्यू मतलब जीरो नहीं होगी। इक्विटी ऐसी होती है, अगर भाई मार्केट कोविड आ गया, जैसे कोविड आया था, कोविड में सीधे लोगों के 50% हो गए थे, मतलब किसी का 10 लाख रुपए लगा हुआ था तो वो 5 लाख रुपए हो गए। तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये बताएगा कि आपको, शिवम तुम्हारा आंसर यहाँ पर है, आपको आप किस तरह के, अगर आपको नॉलेज अच्छी है मार्केट की, आप किस तरह का रिस्क लेना चाहते हो, तो ये आपको बताएगा कि आपको कहाँ एसेट रखने हैं एक्चुअली में, है ना, इक्विटी में कितना और किसके लिए कितना। ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, पर ठीक है, मतलब जैसे 10% इसने रिकमेंड किया आप डेफ फंड में डालो इस गोल के लिए, तो इस तरह से आप डालोगे। फिर आते हैं, ये भी इग्नोर कर दो, इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, अब भाई चलो ठीक है भाई, आपका सेविंग रेशियो 70%, आपको जो लिक्विड रेशियो है इतना, आपका ईयर ऑफ प्लानिंग मैं बोलता हूँ 2024 में है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का है। मेरे गोल्स ये हैं, मेरे को इतना अमाउंट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इसके एजुकेशन के लिए हो सकता है मैं मीट कर रहा हूँ जो मैंने पीछे सीट में भरा है, और इसकी वेडिंग, इन दोनों की वेडिंग के लिए मेरे को इतना इतना लाख रुपए चाहिए। अब मुझे करना क्या होगा भाई, अब मुझे भाई वही वाली बात है ना भाई, ये यहाँ पर रियलिटी पता लगती है कि आप सोच तो कुछ भी सकते हो, पर आपको इन्वेस्ट कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा। तो ये सीट आपको बताएगी कि भाई अगर आप सही में उस गोल को रीच करना चाहते हो तो आपको पर मंथ उस गोल में कितने पैसे डालने हैं। अब कैसे डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि 30,000 रुपये आपको इसकी एजुकेशन के लिए पर मंथ डालने हैं, और आप यहाँ जाओगे एजुकेशन में, 10% मैं इक्विटी करूँ, वो डेफ फंड करूँगा, 90% इक्विटी करना पड़ेगा, तब मीट करूँगा मैं, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न अच्छे आने चाहिए तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये बताएगा कि आपको इस गोल को मीट करने के लिए हर मंथ कितने डालने हैं, इसकी एजुकेशन के लिए कितना डालना है,
वेडिंग के लिए कितना डालना है, इसके लिए कितना डालना है। फिर अब सपोज करो आप ये अनरियलिस्टिक नंबर है भाई, हर साल मैं कितना पैसा 10 लाख रुपए तो नहीं जमा कर सकता, जो भी यहाँ पर आ रहा है। ये थोड़ी कैलकुलेशन सही नहीं है क्योंकि मैंने फिगर सही नहीं डाले थे। मैं अपनी सीट दिखाऊंगा तो शायद उसमें तो सही नजर आएगा, पर मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा फाइनेंशियली है। तो तो इसको जब आप भरोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, तो आप फिर शायद वापस जाओगे। आप बोलोगे यार नहीं यार, इतना पैसा मेरा मंथली नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस जाओ। 20 लाख रुपए जरूरी नहीं है, 10 लाख रुपए में भी एजुकेशन मिलती है बच्चे को। पर डालो उतने ही जितना आप कर सको, है ना। सोचने को तो क्या हो सकता है, मैं सोच सकता हूँ यार 1 करोड़ रुपए डाल दूंगा मैं बच्चे का जब एमबीबीएस करेगा। भाई आएगा कहाँ से पैसा भाई? या तो भाई आपके पास ऑलरेडी यहाँ आपकी करंट एसेट है, पेरेंट्स से आ रही है या कहीं से आ रही है ना। या आपने यहाँ प्लानिंग कर रखी है। कहाँ पे कर रखी है प्लानिंग? किधर गई? इधर भी नहीं, मैंने वहां पर एक जगह पैसा डलवाया था, इधर डाला था क्या मैंने? नहीं यार, वापस आता हूँ करंट सिचुएशन। या जहाँ पर हमने पैसा डाला था ना कि अभी हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है मास्टर्स के लिए। सीट मेरी हिल गई, ऊपर होगी, हाँ यहाँ पर। ये एक्चुअली में करंट में आपने क्या इन्वेस्ट कर रखा है ना। तो अगर ये आपकी सिचुएशन अच्छी है, अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ मैंने यार 6 लाख रुपए हर जगह डाला हुआ है, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, अरे यार 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। ये एक्चुअली में ना ये जो फिगर चेंज हो रही है ना 1 लाख रुपए से, तो सीधे 6 लाख करने पे ये बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि ये ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक है एक्चुअली में। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे होता है, कैसे काम करता है। जितना साल का टेन्योर देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कई बार टीवी पे या कहीं भी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में होता है कि 10 साल में डबल और 15 साल में ट्रिपल। तो वो मैजिक है। अगर आपके पास आपने 36 लाख रुपए अभी आज की डेट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो हो सकता है आपके फ्यूचर में कोई जरूरत ही नहीं है यार। अब हम इधर आए हैं अगर इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो देखो यार मेरे को कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, पर क्या मैंने आज 6 लाख रुपए कर रखे हैं इन्वेस्ट। तो ये सारी फिगर तब गायब होगी जब आप सही में उतना पैसा आज कर रखे होंगे, ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं कर रखे होंगे, तो आपका ये डेफिनेटली ये हाई रहेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ जाके रिड्यूस करना पड़ेगा। यार 20 लाख रुपए इम्पॉसिबल सी बात है, कर ही नहीं पाऊंगा मैं, है ना। तो इसको भरोगे तुम, और तब समझ में आएगा कि भाई सही में मेरे को आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था अपने गोल मीट करने के लिए। नहीं कर रहा हूँ तो क्या मैं मीट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये सारे फिगर इस तरह से यहाँ ऑटोमेटेड आते रहेंगे। ये थोड़ा सा एक चार्ट है, वो बताता है कि ठीक है आपको रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा करना चाहिए वगैरह। तो इतना फोकस करने की नहीं जरूरत नहीं, जब ये सारी सीटें समझ में आ जाएंगी ये चार्ट भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इन पे ज्यादा फोकस मत करना, टाइम वेस्ट मत करना इन चार्ट्स पे। ज्यादा फोकस करना कि आप इन कैलकुलेशंस जो आ रही हैं, मेरी गोल सेटिंग्स, लाइफ सीट रियलिस्टिक है नहीं है, और उसके बाद मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट प्लान में, यार मैं इतना पैसा मंथली कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इसको सही से बनना। फिर आते हैं भाई कैश फ्लो। मेरी प्लानिंग का ईयर क्या है? 2024। मैं अपने आप को कब मानता हूँ रिटायर होना? कभी तो मानोगे। 10 साल, 5 साल, 15 साल। आपकी वाइफ का कब है? आपका क्या है एक्सपेक्टेड इंक्रीज एनुअल? ठीक है। अब ये है कि लोन की डिटेल, आपके पास होम लोन है, उसका एनुअल ईएमआई क्या है, कितने साल तक दोगे। फिर अगर अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, किसी का रेंट आता हो या किसी की खेती से पैसा आता हो, तो वो यहाँ पर डालेगा ठीक है इतना मेरा